वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आज़ाद साहब, आपसे ही स्टार्ट कर लेता हूं। ब्रेक से पहले सवाल छोड़ा था कि एक तो ऐवान सदर में इजलास है और फिर केपी असम्बली की करारदाद आई है जिसने इसको कसरत राय से मुस्तरद किया है पार्टी बैन को, और दूसरा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि 20 जुलाई तक मुस्ताफ़ी हो जाए सारे के सारे, वो भी जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था फैसले में। पहले 4-1 का फैसला था, पंजाब के मेंबर ने सपोर्ट किया था पीटीआई को, वरना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजेंगे। तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, ये तो उनका पॉलिटिकल स्टांस है, इस पे तो कोई लीगल बात नहीं है, उनका राइट है। अगर वो करना चाहते हैं और जो उनकी डिमांड है कि रिजाइन करें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके फैसले जो हैं वो सेट साइड कर दिए। इट्स मीन दैट द डिसीजन व्हिच हैव बीन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन दोज वर बेस्ड ऑन द मेल ऑफ आईडी। तो वो अगर रेजिग्नेशन का डिमांड करते तो ये उनकी एक सियासी डिमांड है, ये उनका राइट है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जाना उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरी बात आ गई पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हवाले से। एक ही सिर्फ जजमेंट है, पीएलडी 1976 सुप्रीम कोर्ट पेज 57, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस वली खान, उसमें ये हुआ था। और मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और सियासी वर्कर कभी भी ये नहीं कहूंगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए। और जैसे फैसल भाई ने कहा, वो देखे सबसे पहले पीपीओ था 2002, वो रिपील हो गया, फिर 212 इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के अंदर ये उसकी प्री रिक्विजिशंस है कि फॉरेन फंडेड हो, एंटी टेररिज्म इन्वॉल्व हो, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ हो। तो देखे अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है 12 जुलाई को, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी थी और है। तो अभी वो 190 के एंगल पे जाके कैसे इसको रेफरेंस को पॉजिटिव में वो आंसर करेगी? मेरी जाती राय में भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी ये राय है कि ऐसा होगा नहीं। मुझे लगता है ऐसे मेरी जो थोड़ी सी अप्रोच है टुवर्ड्स लॉ, मुझे नहीं लगता ऐसा हो और ना ही ऐसा होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर आप देखें पोलराइजेशन किस हद तक चली गई है। मैं समझता हूं कि ऐसे स्टेप लेना ये एक सियासी गलती साबित हो सकती है। ऐसी कोई भी मूव नहीं चलानी चाहिए जिससे मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए। आज वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आपकी नेशनल असेंबली के अंदर, एक मुल्क के अंदर उनकी हुकूमत है, एक टेन्योर वो ऐसे वजीर आजम इस मुल्क को सर कर चुके हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे मेजॉरिटी पार्टी है और आप उसको बाय विर्चू ऑफ ऑन टेक्निकल ग्राउंड आप उसको नॉकआउट करते हुए आप उसको बैन कर दें? ये मुश्किल है कि अली बुखारी साहब आपसे ये करारदाद भी पूछूंगा, लेकिन आप ये बताइएगा कि कितनी अहम होगी एक इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से, कि अभी ये कह रहे हैं कि 20 तारीख रखना हुआ तो हम रेफरेंस दायर करेंगे। गालबन 1.5-2 माह पहले केपी असम्बली ने ही करारदाद मंजूर की थी कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन जो है वो कायम किया जाए, और अभी तक जो है कि उसका कोई नोटिफिकेशन, अभी तक कोई रिक्वेस्ट जुडिशल कमीशन के लिए नहीं गई, ना उसके कोई TORs, ना कोई बात हुई है। तो लोग क्यों संजीदा लें आपकी इस करारदाद को? देखें खालिद भाई, नंबर वन, केपी असम्बली से जो करारदाद आ रही है वो आपकी एक प्रोविंशियल असम्बली है, और प्रोविंशियल असम्बली भी हुआ है जिसमें पीटीआई की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, 2/3+ मेजॉरिटी आपकी चल रही है। और जो ये करारदाद आई है, इट इज़ प्रॉपरली बैकिंग एंड सपोर्टेड बाय दिस ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि एक पार्टी की हद तक सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस कहते हैं कि वो पार्टी एग्जिस्ट करती है। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ ना बहुत आसान लैंग्वेज में, तो जो 13 जनवरी वाला एक जजमेंट आई हुई थी जिसके तहत हमसे बल्ला निशान ले लिया गया था, उस जजमेंट का अब किसी जगह कोई नाम नहीं है राइट नाउ एट द मोमेंट, और ना उसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ना उसके इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं। अब इशू ये है कि आपकी एक असेंबली, जो आपका रेलिवेंट क्वेश्चन था, तो उसके अंदर एक असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, कोई बिल आ चुका है या रेजोल्यूशन आ चुकी है, और उसके अंदर 20th को अगर उन्होंने ये कह दिया उसके अंदर कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर रिजाइन नहीं करते, उसने भी सपोर्ट किया इसको, जो खुद ऑब्वियसली जी, क्योंकि देखिए ECP जो है उसका तो सारे का सारा मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर ही हिल गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी में उसे कहूँगा वो था जिसका काम था फेयरली, जस्टली एंड ऑनेस्टली सिर्फ इलेक्शन कराना, नॉट मोर नॉट लेस देन दैट। लेकिन वो तो पार्टी बन गए, वो यहाँ पर कोई फॉर्म 45 रिटर्न कैंडिडेट से मांगे वो उठा के आ जाते हैं। अब उनको तो बिहेवियर ये रह गया कि हम उनसे कहते हैं हमें निशान दें, वो कहते हैं नहीं नहीं आपके इलेक्शन सही नहीं है, हम आपको निशान नहीं देते। हम उन्हें कहते हैं जी 1 साल गुजर गया, हमारा ऑर्डर कर दें आप ताकि इलेक्शन सर पे आए, वो कहते हैं नहीं नहीं हम आखिर में जाके करेंगे। तो कोई एक ऐसी, मैं आपको एग्जांपल नहीं कोट कर सकता हूँ जिसमें उन्होंने ऑनेस्ट होकर डिसीजन ही कर दिया हो। हर जगह वो जो है वो पार्शल उनकी जो है मौजूदगी नजर आई है।
और बिल्कुल सही किया है केपी गवर्नमेंट ने। और केपी गवर्नमेंट जो है वो ये डेफिनेटली मैं क्या समझता हूँ कि जी उनको फाइल करना चाहिए था पहले ये, लेकिन इवन एंड अदरवाइज अब उनको ज़रूर जो है इस करारदाद को फॉलो करना चाहिए और फॉलो करके जो है इसको और इसके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। और वैसे एक बात बताऊँ, कर्टसी के हवाले से बात करूँ, एक कर्टसी कॉल एक चीज़ होती है। मेरा ख्याल था, मैं समझता था कि जो मेंबर्स हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस ऑर्डर आने के बाद खुद स्टेप डाउन कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने आज कर दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम बात सियासी तनकीद की जा रही है। नहीं, बिला जवाब तो नहीं है, जवाब तो पैदा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने पूरा ऑर्डर दे दिया, 11 ने उनको बिल्कुल उठा के एक साइड पे कर दिया कि आपके डिसीजन बिल्कुल नल एंड वॉइड है, जो आपने डिसीजन किए हैं वो अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल किए, अगेंस्ट द लॉ एंड जस्टिस किए हैं। तो उसका तो जो कमीशन का किरदार था वो तो बिल्कुल क्लियर हो चुका, उसमें तो कोई खालिद भाई अभाव नहीं है। अब उनको अगर खुद स्टेप डाउन नहीं होना तो मेरे ख्याल में तो फिर वो इसलिए बैठे हुए हैं कि उनको भी डाक पे दोबारा लगा लिया। 9 मई का कमीशन तहकीकाती कमीशन बिल्कुल मैं मेरी जाती उसमें रही है जी कि वो बनना चाहिए था। रीजन बीइंग क्योंकि मैं हर जगह ये कहता हूँ कि जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे उन लोगों की हद तक आप ट्रायल कर रहे हैं, जो नहीं है उनकी हद तक नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ इसके लिए एक बहुत बड़ी एविडेंस थी जिसको हम सीसीटीवी फुटेज कहते हैं, जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। तो अब ऐसा क्यों नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बताना चाहिए और जो भी रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास ये सीसी कैमरा की सहूलत मौजूद थी लेकर आए, जो ओरिजिनल कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दें, जो नहीं है उनकी हद तक बेगुनाह लोगों को तो नहीं। आपके बड़े अहम हवाले 3-1 मिनट हैं हमारे पास। तो एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट से मुझे लगता है इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है, ये जो ट्रिब्यूनल के हवाले से बाद लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि चीफ जस्टिस चेंज होंगे तो शायद चीफ जस्टिस अपनी ज़ात के लिए या कोई उनका एजेंडा है तो नई चीफ जस्टिस आएंगी तो शायद उसके लिए होएगा, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर डालना, बैन करना, आर्टिकल 6 लगाना, ये जो आइन के अंदर जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देते हैं, 2008 में 40 दिन इलेक्शन लेट हुए थे मोहतरमा की शहादत पे, तो हमें 270(b) ऐड करनी पड़ी थी। तो जो अभी इलेक्शन लेट हुआ हमारा कौमी इंतखाब भी और पंजाब केपी का भी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए इसको रेटिफाई करने के लिए। अगर वो नहीं होती तो सबसे बड़ा मसला क्या है इस हुकूमत के लिए, यही है जिसकी वजह से सीख पाएंगे। देखिए 2 बातें हैं खालिद भाई। पहली बात तो ये है कि आप एक होती है जानबूझ के डिले करना, वो तो आइन सबवर्ट किया गया कि जब आइन की एक कमांड है कि 90 दिनों के अंदर आप इलेक्शन कराएंगे, तो उस वक्त की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिली भगत करके वो नहीं किए और इस तरह से आइन टूटा है और आइन का टूटना रिकॉर्ड पे है। ये जब एक दफ़ा आप इन मामलात में चले, मैं आर्टिकल 6 में वकील रहा हूँ, मैंने वो सारा मुकदमा फ़रोग नसीम साहब के साथ भी लड़ा और शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब के साथ भी लड़ा। उसमें जो कंप्लेंट थी वो थी कि जजेस को निकालने के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजा हुई थी, बाद में जो वकार सेठ साहब ने दी थी। आइन की जो 12 अक्टूबर है उसमें नवाज शरीफ साहब ने अपना तख्ता उल्टने पे कोई कंप्लेंट नहीं की थी, ठीक है जी। उन्होंने कहा ठीक है, इमरजेंसी प्लस जिसको वो शेख रशीद साहब उस वक्त कहते थे। बात यह है कि जब आपने एक चीज़ को वो ने तोड़ा है आपने आइन, तो आपको ये खौफ तो रहेगा कि अगर किसी और के हाथ में आ जाती है ताकत, और वक्त जो होता है वो रेत की तरह होता है, वो मुट्ठी से निकल जाता है, बहुत तेजी के साथ निकल भी रहा है। पहले जहाँ पे सालों लगते थे अब हफ्ते लगते हैं, क्योंकि जो है वक्त भी बहुत तेजी से गुजरता है। आखिरी चीज मुझे बताएगा लटा है कि ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की, हाँ देखिए ये जो स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है वो 6 जजेस के लेटर से स्टार्ट हुई है। जब उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया, उसके ऊपर फिर जब ये आज के जो रिसेंट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने और इदारे ने, जुडिशरी ने अपनी एक असर्ट किया है अपने किरदार को एक पॉजिटिव वे में असर्ट किया है, लोगों के मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। लोग ये छोटा शॉर्ट ऑर्डर तो याद करते हैं जब 3 अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सर यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अली मजहर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने स्टे किया था, वो ऑर्डर भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। और ये बेसिकली जो जजमेंट है ये है कि लोगों के मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ जो है, वो विल ऑफ द पीपल जो है उसको सिक्योर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर हक जो है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव का है। अब बात ये है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये कंप्लीट जस्टिस ना भी लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन में, कंप्लीट जस्टिस में जुल्फ़िकार भट्टी केस में मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि कंप्लीट जस्टिस का मतलब ये है कि आप जो बुनियादी हकूक है उनका निफाज करेंगे, और उनका निफाज नहीं होगा तो वो फिर इंसाफ नहीं होगा। शुक्रिया फैसल जोई साहब आपका भी, अली बुखारी साहब आपका, और हाफिज एहसान खोकर बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन आज तक इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।